Question number 6. Two spherical raindrops reach the surface of Earth with terminal velocities having ratio 16:9. The ratio of their surface area is, हमारे पास ये let us say this is Earth surface, Earth का surface है, हमारे पास दो raindrops है, let's say one, let's say second. I don't know कि किसका surface area ज्यादा है, I don't know, we'll check later. तो जब ये Earth के surface पे पहुंचेंगे, when they reach surface of Earth, they have terminal velocities in the ratio. Terminal velocity का ratio है v1 by v2 as 16/9. If you remember, terminal velocity is 2 by 9 r square g, density of drop माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि ये एयर के थ्रू ही आएगा, जब बारिश होती है तो एयर के थ्रू ही ड्रॉप आते हैं ना नीचे, अपॉन विस्कोसिटी ऑफ एयर, राइट। दोनों के दोनों ड्रॉप सेम लिक्विड के मतलब वाटर के है ना, तो ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बोथ ड्रॉप्स आर ऑफ सेम लिक्विड, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों के दोनों एयर से आ रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये दो पैरामीटर एयर के है। तो फ्लूइड फ्रॉम विच ड्रॉप इज फॉलिंग बेसिकली। जी, दोनों के दोनों ड्रॉप अर्थ पे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज कांस्टेंट, ऑफ कोर्स 2/9 कांस्टेंट। तो जब सभी कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसा है, करेक्ट। गुड। हमें पूछा है सरफेस एरिया का रेशियो। सरफेस एरिया, एज यू नो, एरिया ऑफ अ ड्रॉप इज 4 pi r स्क्वायर, मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। v is proportional to r square is proportional to a, तो v is proportional to a, terminal velocity is proportional to area, तो a1 by a2 is v1 by v2, a1 by a2 is v1 by v2, but v1 by v2 is 16/9, तो सरफेस एरिया का रेशियो भी 16/9, 16:9, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ऑलवेज trick is that always solve using proportionalities। पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, हमको सिर्फ चेक करना है गिवन इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, that's it, v is proportional to r square, but area is also proportional to r square, तो v is proportional to area directly proportional to 16:9, खत्म आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जो 11th में था। वाटर राइजेस अप टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ h विल इंक्रीज इफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज केप्ट इन। सबसे पहले यू मस्ट नो कैपिलरी ट्यूब में, दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब, you have water, let's say कैपिलरी के बाहर वाटर का लेवल यहां तक है, और अंदर कैपिलरी के अंदर वाटर का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड। हमने टोटल 3 टाइप के लिक्विड देखे हैं, एक विच कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड, मतलब यहाँ पे बेसिकली एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जैसे पानी आपके ऊपर डाल दिया तो चिपकता है ना आपको कपड़ों को, तो वाटर इज अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड। दूसरा है पार्शियली वेट्स अ सॉलिड, लिक्विड विच पार्शियली वेट्स अ सॉलिड, जैसे केरोसिन, ओके। फिर एक लिक्विड है विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, जैसे कि मर्क्यूरी। इफ आई पुट मर्क्यूरी ऑन यू, मर्क्यूरी वहां पे चिपकने ही नहीं वाला, इट विल ऑल फॉल डाउन, ओके, बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एडहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी और सॉलिड मॉलिक्यूल्स में
फोर्स बहुत कम होता है, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी में बहुत ज्यादा होता है। इन दो केसेस में जब आप कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हो इन दो लिक्विड्स में, तो लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस इनसाइड कैपिलरी। ऑलराइट, सो देन ये जो हाइट है h, you know we have derived an equation that is 2t cos theta by r rho g. If you read the question carefully, आपको एक चीज समझेगी कि ना हमने कैपिलरी चेंज किया, कैपिलरी चेंज नहीं किया, ना हमने लिक्विड चेंज किया है, तो सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ कैपिलरी, 2 ये सब कांस्टेंट है। तो इन शॉर्ट हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by g। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब 11th के पार्ट पे आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ h विल इंक्रीज। h कब इंक्रीज होगा? जब g डिक्रीज होगा। ओके, अब ऑप्शंस पढ़ो। अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग ट्रेन, सैटेलाइट रोटेटिंग क्लोज टू अर्थ, a lift going down with acceleration a less than g. B or C, these options cannot be true. क्यों नहीं? जब एक ट्रेन है, ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, वो कहाँ पे एक्सेलरेटिंग? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। g तो कांस्टेंट रहेगा ना, करेक्ट? राइट, g इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन है, मान लेते हैं, लेकिन g कांस्टेंट है। g कब चेंज होगा? जब ट्रेन ऊपर जाएगा या ट्रेन डेप्थ में जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशन में सीखा है आपने, राइट? अब 11th में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, और अगर आपने जेईई नीट का कोर्स किया है तो मैंने सारे के सारे केसेस डिस्कस किए थे। नहीं किया है तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस नाउ। आई टेल यू व्हाट हैपेंस। मान लेते हैं कि ये लिफ्ट है, दिस इज अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। Okay, first of all you should know when the lift is at rest, lift is not moving, not going up, not coming down, it is at rest. Weight mg is balanced by normal reaction. The normal reaction and mg, these two are equal. Normal reaction को आप बोलते हो apparent weight. Apparent weight is normal reaction, mg is real weight, actual weight. Good. अब अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है with constant velocity, मतलब acceleration is 0, velocity constant, मतलब a is 0, तो उस केस में भी ये इक्वेशन ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, अभी कोई भी चीज ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है। इसका मतलब n माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स, है ना? कोई भी चीज ऊपर अपने आप तो जाएगा नहीं। ऊपर कब जाएगा? जब रिजल्टेंट नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है। तो ऊपर का फोर्स कौन सा? n माइनस mg इक्वल टू नेट फोर्स, राइट? But what is force by definition? M into A. Correct? Right. This is what you should know. N equal to, ये mg शिफ्ट कर दिया तो mg plus A। मैंने आपको ट्रिक बताए थे, because we don't want to do in details, तो ट्रिक पता होना चाहिए। Any object going up, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है with acceleration a, तो resultant acceleration is g plus a, right? Similarly, मान लेते हैं if any object is coming down, let's assume you have a lift in which there is an object which is coming down. डाउन डाउन, इसका एरो चेंज कर दो, उल्टा उल्टा। ओके, अब ऑब्वियसली कोई भी चीज नीचे क्यों आएगी? क्योंकि नेट फोर्स नीचे है,
मतलब mg डोमिनेट कर रहा है, mg माइनस n, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इज नेट, mg माइनस n इक्वल टू ma। तो mg माइनस ma इक्वल टू n, मतलब mg माइनस a इक्वल टू n। तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? g माइनस a। अगली बार से I am not going to do all this, because you need to remember anything going up, balloon है going up, net acceleration is g plus a. Anything coming down, net acceleration is g minus a. h को बढ़ाना है तो g को कम होना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। g कब कम है? when the system is coming down, so lift going down with acceleration a less than g। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, मैं इफ यू वांट आई कैन जस्ट राइट इन शॉर्ट हियर, फॉर a lift going up, net acceleration is going up is g plus a. For a lift going down, net acceleration is g minus a, तो एक्सेलरेशन कम होगा तब जाके हाइट बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सरफेस टेंशन of a soap solution is 3 into 10 power minus 2 Newton per meter, then the work done in forming a soap film. What is important? Important is this word film, क्योंकि फिल्म सुनते ही दो फ्री सरफेस, राइट? आपको वर्क डन पूछा है, आपको पता है वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सबसे पहले फिल्म बोला है, फिल्म के दो फ्री सरफेस होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो। Change in area is final area minus initial area। अब आपको क्लियर कट बोला है फॉर्मिंग अ सोप फिल्म, मतलब पहले नहीं था अभी बना रहे हैं, मतलब इनिशियल एरिया 0 था। जब इनिशियली फिल्म ही नहीं था तो फिर एरिया कहां से आएगा? तो इनिशियल एरिया 0 है। ओके, तो 2ta फाइनल, तो दैट इज 2 इंटू टी कितना? 3 इंटू 10 पावर माइनस 2। एरिया कितना आपको दिया है? एरिया 20 इंटू 5 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना है सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो 10 पावर माइनस 4। तो ए फाइनल एरिया याद रखो, इनिशियल एरिया तो 0 है, फाइनल एरिया जो आपके पास है दैट इज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, that is 100 centimeter square, and you know 1 centimeter is nothing but 10 power minus 2 meter uska square, so 100 into 10 power minus 4 meter square is the final area। so if you don't convert then you may get wrong answer, so you have to always convert into SI units because options are given in SI units, that is joule। work done का SI unit होता है joule, तो आपको ये पता होना चाहिए। 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो डन। कैसे? इजी। 2 इंटू 3 6, 6, ये 10 पावर माइनस 2 10 पावर प्लस 2 कैंसिल, 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। ऑप्शन नंबर सी, राइट? प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर a charged soap bubble of radius capital R breaks into 27 small soap bubbles of equal radii small r. So you have a soap bubble है वो, that is bubble, so you need to know this bubble। I will show a bubble, so anyways
I will show a bubble here because this is a bubble, right? Better I take this. ये एक हमारे पास बबल है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसके 27 पार्ट्स हो गए, with each part having radius small r. So you have in total such 27 bubbles. तो मैं यहाँ पे 27 तो नहीं दिखाने वाला हूँ, but 27 bubbles. If you remember, and as I told you in the last lecture, कि हम लोग अब इससे आगे बार-बार ऐसा नहीं बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि बिग ड्रॉप उसके टुकड़े हो गए ना, तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम. तो एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि मैं आगे से डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन. जनरल फॉर्मूला आता है इसका सॉल्व करने के बाद, कैपिटल R क्यूब इज n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब. सीधा ये पता होना चाहिए. यू शुड नो डायरेक्टली दिस, you should directly know this formula, or you should know directly number of drops is capital R by small r का क्यूब. ये ज्यादा बेटर है, याद रखना इजी होता है. ओके, सो ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो. आपको पूछा है रेशियो ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि कंफ्यूजन होगा आगे जाके. मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, मैकेनिकल फोर्स और एनी फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो आपको प्रेशर का रेशियो पूछा है. पहले केस में बड़ा ड्रॉप था, दूसरे केस में छोटे ड्रॉप्स है. तो आपको पूछा है व्हाट इज रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ बिग ड्रॉप टू दैट ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स. फोर्स पर यूनिट एरिया का रेशियो मतलब प्रेशर का रेशियो पूछा है. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज रेशियो ऑफ प्रेशर. Do you remember Laplace law of spherical membrane? So delta P, that is pressure inside minus pressure outside for a bubble, is 4T by radius R for a bubble. For drop के केस में यहाँ पे 2 आता है. क्यों 2 आता है? Because फ्री सरफेस एक ही होता है उस केस में, तो ये 4T by R आएगा. ये बबल का केस है, राइट? गुड. तो नाउ P फॉर बिग ड्रॉप. बाय द वे हमारे पास सोप सॉल्यूशन का बबल था, उसी के 27 पार्ट्स हुए, मतलब सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R, राइट? तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ big bubble to that of pressure of small bubble is equal to radius of small bubble to that of radius of big bubble. ऐसा करोगे, simple, right? What is radius of small is small r. What is big? That is this. Correct? Simple. तो don't you know from here? ये तो पता ही है हमको, पता ही है. तो स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब इज 1 by n. मतलब स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 1 by n का क्यूब रूट. दिस इज समथिंग यू नो, यू ऑलरेडी नो दिस. ओके, तो एक गलती कहाँ होती है वो भी हम देखेंगे, वी विल सी दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लो सॉल्व. 1/27 का क्यूब रूट है ना, 27 ड्रॉप्स हुए थे, क्यूब रूट. तो ये आपके पास आ जाएगा 27 का क्यूब रूट मतलब 3, 1/3. ऑप्शन नंबर सी आ गया. सिंपल. मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं. ओके, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास एक बबल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसके 27 स्मॉल पीसेस हो रहे हैं. As soon as you hear this, n pieces combine to form a big one, या फिर a big splitting up into n small. Always in that case,
directly small n equal to capital R cube by small r cube directly, here onwards direct. या फिर आप बोल सकते हो n raised to 1/3 equal to this, चलेगा. या फिर आप बोल सकते हो in any case small r by capital R is 1 upon n raised to 1/3. ये आ गया. बबल है, according to Laplace law of spherical membrane, you have pressure difference inside and outside a bubble is equal to 4p by r. This is from Laplace law of spherical membrane for bubble. For a bubble. Okay. Then for a big drop, you see pressure is inversely proportional to r है. So for a big drop to that of small drop, ratio is small r by capital R, but small r by capital R is 1 upon n raised to 1/3, 1 upon 27 raised to 1/3, 1/3. ऑप्शन नंबर सी. ऐसा सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Two capillary tubes of different diameters are dipped in water. The rise of water is 0 in both the tubes, same in both the tubes, more in tube of larger diameter, more in tube of smaller diameter. Joke. H is equal to 2t cos theta by r rho g. H is inversely proportional to r, but radius is proportional to diameter. मतलब H is proportional to diameter. Okay. जिसका diameter कम होगा उसमें height ज्यादा होगा. सिंपल. सेम तो होगा नहीं, जीरो भी होगा नहीं. No. So the rise of water is more in a tube with smaller diameter, है ना. जिसका diameter कम उसका height ज्यादा. ऑप्शन नंबर डी. More in tube of smaller diameter. सिंपल क्वेश्चंस है. CET में 2019 का क्वेश्चन था ये. 11th क्वेश्चन, ये भी 2019 में पूछा गया था. A metal sphere of radius capital R and density ρ1 is dropped in a liquid of density sigma, moves with terminal velocity v. Another metal sphere of same radius and density ρ2 is dropped in the same liquid. Its terminal velocity will be. हमारे पास एक लिक्विड है, ओके. इसमें एक मेटल स्फीयर है. यू हैव अ मेटल स्फीयर of radius capital R, density ρ1, which is falling through this liquid of density sigma with velocity v, terminal velocity v. There is another metal sphere, जिसका density अलग है, radius same है. So radius in both case is same. सिर्फ density इसका ρ1 है, इसका density ρ2 है. जिस लिक्विड से ये फॉल हो रहा है उसका डेंसिटी सिग्मा है. ओके. आपको सेकेंड केस में टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, v2 पूछा है, v1 आपको v दिया है. सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. So you know formula for terminal velocity 2/9 r square g density of ball which is falling through fluid minus density of fluid upon viscosity of fluid. You see दोनों केस में रेडियस सेम, जी सेम, विस्कोसिटी सेम, ये भी सेम. मतलब अल्टीमेटली सिर्फ रो अलग है. तो मैं ऐसा करूंगा, मैं बोल दूंगा कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा. ओके. सिग्मा भले ही सेम है, आई नो, दोनों केसेस में फ्लूइड सेम है, सिर्फ डेंसिटी ऑफ बॉल ये अलग अलग है, राइट. रेडियस भी सेम है बॉल्स का, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते. क्यों लिख सकते? अरे ये माइनस हो रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. तो v2 by v1
is ρ2 minus sigma upon ρ1 minus sigma. मतलब V2 is equal to V1 times of ρ2 minus sigma upon ρ1 minus sigma. मतलब V2 is equal to V ρ2 minus sigma upon ρ1 minus sigma. ऐसा होगा ऑप्शन ρ2 minus sigma upon ρ1 minus sigma into V. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या था? नथिंग। टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन पता है क्या? यस, तो आंसर आएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। ऐसा आपको पता अगर है तो जस्ट टेक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is correct? Surface energy is potential energy per unit length. Surface tension is work done per unit area. Surface tension is work done per unit length. Surface energy is work done per unit force. Joke. Do you remember how we define surface tension? हम बोलते हैं कि लिक्विड के फ्री सरफेस पे, सबसे पहले ये सर्कल क्या है वो समझा देता हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन, ये ग्लास है ना, पानी का ग्लास, क्रॉस सेक्शन पानी की ग्लास को ऊपर से देखो तो क्या दिखता है? सर्कल दिखता है। तो वो सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। सो आई एम शोइंग दैट सर्कल। बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, हाउ डू यू डिफाइन सरफेस टेंशन? आप बोलते हो कंसिडर एन इमेजिनरी लाइन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये इमेजिनरी लाइन है ऑफ लेंथ L। मैं कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सम लाइन ए बी। अब इस लाइन ए बी, ये इमेजिनरी लाइन है भाई। जब इस इमेजिनरी लाइन पे मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के, लिक्विड के, हर जगह पे होंगे। मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग जस्ट फ्यू ऑफ देम बट दे आर एवरीवेयर। So you have molecule here, here, हर जगह पे है। I am just showing few of them. I don't want to make a mess here, तो थोड़ा सा ही दिखा देते हैं। You know, in molecules पे tangential force है। There is tangential force acting on these molecules on the imaginary line. तो ये tangential force है यहाँ पे। Tangential force क्यों है? Imagination। फिजिक्स समझना है तो इमेजिनेशन जरूरी है। अभी लिक्विड का सरफेस है, तो लिक्विड के सरफेस पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो बाजू में तो मॉलिक्यूल होगा ना। कि ऐसा होता है? नहीं, एक ही मॉलिक्यूल, आजू बाजू में कुछ नहीं, वैसा तो नहीं होता। तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन ली है ए बी, उस ए बी लाइन पे मॉलिक्यूल्स है, तो उसके साइड में भी मॉलिक्यूल्स है। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मैं वेक्टर्स दिखा रहा हूँ ये अट्रैक्शन का फोर्स है, टेंजेंशियल है। क्यों टेंजेंशियल है? क्योंकि लिक्विड के सरफेस को टेंजेंट है। याद रखो, ये सर्कल को आप ऊपर से देख रहे हो, टेंजेंशियल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस है। एंड बाय डेफिनेशन इसका सरफेस टेंशन का, बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। Surface tension is tangential force acting on unit length on an imaginary line on the free surface of liquid. अब मैं काम करता हूं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय L कर लेता हूं, मेरी मर्जी कर लिया। What is force into distance? Work done. What is length into length? Area. तो work done per unit area, surface tension is work done per unit area। हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब पहला ऑप्शन इज अ जोक। ऑप्शन नंबर ए, सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन लेंथ। कौन सा फिजिक्स है ये? दैट इज व्हाई 11th जब हमने स्टार्ट किया था तब आई टोल्ड यू, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन सेम होना चाहिए। एनर्जी इक्वल टू एनर्जी लिखते हो क्या आप? V इक्वल टू U प्लस AT। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी कभी लिखा है क्या? V इक्वल टू U प्लस A, ऐसा लिखा है? नहीं, लिखोगे भी नहीं। कभी ऐसा लिखा है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A? नहीं।
एस लिखते हो क्योंकि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम चाहिए। तो इन फिजिक्स ऑल द टर्म्स शुड हैव सेम डायमेंशन। तो पहला ऑप्शन तो जोक था, सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मतलब एनर्जी इज एनर्जी अपॉन लेंथ, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन ए वाज इनकरेक्ट ऑफ कोर्स। ऑप्शन सी, surface tension is work done per unit length. No, surface tension is force per unit length, not work done per unit length. Surface energy is work done per unit force, वापस वही बात आ गई, surface energy is energy, work done is also energy, so surface energy is work done, not work done per unit force, है ना। तो जूल इक्वल टू जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो दैट्स व्हाई यू हैव ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question, again a joke, 2019, CET 2019. The excess of pressure due to surface tension on a spherical liquid drop. Laplace law of spherical membrane. Excess of pressure, जब आपके पास एक liquid drop होता है, you have a liquid drop, you know, pressure inside is always greater than pressure outside, the radius being r. तो प्रेशर इनसाइड, क्योंकि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू 2T/R फॉर अ ड्रॉप। बबल के लिए 4T/R, 2T/R आ गया, मतलब एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R आ गया, मतलब एक्सेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब प्रोपोर्शनल टू R पावर -1। ऑप्शन नंबर ए खत्म क्वेश्चन। So very simple questions, extremely simple question. Agla question, 15th number. When a large bubble rises from bottom of water lake to its surface, then its radius doubles. Okay. If the atmospheric pressure is equal to pressure of height h of a certain water column, then depth of the lake will be. ऐसा है, हमारे पास मान लो वी हैव लेक, तो ये लेक का डेप्थ है, आपके पास एक ड्रॉप है, ओके, यू हैव अ ड्रॉप, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस। हमारे पास एक ड्रॉप है, वी हैव अ ड्रॉप, ये बॉटम से ऊपर जाएगा तो इसका रेडियस डबल हो जाएगा। there's a bubble, not drop but bubble, sorry. So you have a bubble at the bottom of the lake with radius, let us say R1. When it is going up near to the surface, the radius becomes R2 and R2 is 2 times of R1. Radius double हो गया। The atmospheric pressure, मतलब atmospheric pressure ऊपर P0 is equal to the pressure of height h of certain water column. Do you remember barometer? बैरोमीटर में आप एक ट्यूब लेते हो, इस ट्यूब में मर्क्यूरी फिल्ड होता है, so you have mercury column here, मर्क्यूरी कॉलम का यहाँ पे हाइट मेजर करते हो, उसको बोलते हो h, उसको मल्टीप्लाई करते हो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी से एंड g से। दिस h rho g gives you pressure of atmosphere। यहाँ पे बोला है atmospheric pressure is equal to pressure of height capital H of certain water column। तो प्रेशर आपको बोला है कि H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी लेना है, ऐसा बोला है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो H रो जी यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। देन द डेप्थ ऑफ द लेक विल बी, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ द लेक, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, ये जो बबल है
ये बबल पहले डेप्थ पे था, बॉटम पे था, एक अब सरफेस पे है, मतलब डेप्थ को मैं डी मान लेता हूँ, डेप्थ इज डी। नाउ अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। मैं एक काम करता हूं, व्हाट आई विल डू इज, इन दिस केस मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 1 और सरफेस पे पॉइंट नंबर 2। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बट एज यू नो बबल है, बबल मतलब स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r क्यूब होता है, करेक्ट, राइट? तो यू हैव हियर V2 बाय, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, मतलब V2 बाय V1 इज R2 बाय R1 का क्यूब, और R2 बाय R1 ये है 2, तो 2 का क्यूब मतलब 8, तो V2 बाय V1 इज 8। तो यहां से आपको मिल जाएगा P1 बाय P2 एज V2 बाय V1 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब P1 मिल जाएगा 8 टाइम्स ऑफ P2, इक्वेशन नंबर 1। हमको डेप्थ फाइंड करना है, डेप्थ फाइंड करना है। बाय द वे, इफ यू रिमेंबर बेसिक्स, प्रेशर एट अ पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे अगर वन पॉइंट पे मतलब बॉटम ऑफ द लेक पे प्रेशर निकालना है, तो मैं देखूंगा कि इस वन पॉइंट के ऊपर वाटर का कॉलम कितना, राइट? वन पॉइंट के ऊपर वाटर का कॉलम कितना, डेप्थ डी का कॉलम है, तो अबव पॉइंट वन के ऊपर एक डी डेप्थ का मतलब एक डी हाइट का वाटर कॉलम है, राइट? तो प्रेशर एट पॉइंट 1 is pressure due to water column प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि 1 के ऊपर वाटर है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस दिस। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम? डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू जी, क्योंकि प्रेशर एट एनी पॉइंट इज x रो जी, यहाँ पे डेप्थ इज हाइट ऑफ दैट कॉलम, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोला है आपको, क्या बोला है? Atmospheric pressure is equal to the pressure of height h of a certain water column, मतलब atmospheric pressure is h rho g, where h is height of certain water column, rho is density of water, मतलब ये आपको बोला है h rho g, ऐसा बोला है आपको। This is what they are telling you. Okay, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, पहले आपको इतना पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, अब इसके आगे क्या करेंगे? देयर आर टू मेथड्स। तो आपको मिल गया पहले P1 इक्वल टू ओके D प्लस H रो G, करेक्ट? Okay, so P1 is 8 times of P2, ये भी है आपके पास। दिस इज वन मेथड। एक अल्टरनेट मेथड है, वो ज्यादा शॉर्टकट है, तो मैं वो बताता हूँ। सो दैट इज अ शॉर्टकट, यहां तक तो सेम ही है। सेकेंड मेथड, व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट 1? प्रेशर एट पॉइंट 1 इज P2 प्लस D रो G। ये कहां से आया? You have to think. Pressure at point 1, pressure at point 2, ना कैसे आया? Pressure at point 1 is equal to pressure of water column, 1 पॉइंट के ऊपर वाटर का कितना कॉलम है वो, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमने देखा ही था, करेक्ट? देखा ना? लेकिन पॉइंट 2 के ऊपर क्या है? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर है ना। इसी जो मैंने पहले लिखा था वही लिखा है मैंने वापस से, सिर्फ अलग तरीका है बोलने का। यू से दैट इज द सेम थिंग
आप बोलोगे प्रेशर एट पॉइंट 1 इज नथिंग बट पॉइंट 1 के ऊपर लिक्विड का कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर एट पॉइंट 2, क्योंकि पॉइंट 2 सरफेस पे उसके ऊपर एटमॉस्फेयर ही तो है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यू सी P1 इक्वल टू डी रो जी प्लस P2 आ गया, बट P1 इज 8P2, ओके, तो 8P2 लिख देंगे यहाँ पे, 8P2 इक्वल टू डी रो जी प्लस P2, मतलब 8 माइनस P2 इज 7P2 इक्वल टू डी रो जी। मतलब आपको क्या फाइंड करना था? डेप्थ फाइंड करना था। व्हाट इज डेप्थ? डी देन 7P2 बाय रो जी, है ना। बट P2 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यू सी। बट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? H रो जी, H रो जी अपॉन रो जी, और ये 7 कैंसिल कैंसिल, 7 टाइम्स ऑफ H, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। डिफिकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स जब तक आपको नहीं पता तब तक चीजें डिफिकल्ट होगी। तो लेट्स गो अगेन लिटिल बिट इनटू बेसिक्स। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन बट आई वांट यू टू know every single thing. So first of all, you have to remember every single thing here. फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको इसका। तो when you read a question, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तभी आपको ये सारे चीजें एक एक करके लिंक होनी चाहिए। What they are telling you is when a large bubble rises from bottom of a water lake to its surface, its radius becomes double. तो straight away R2 by R1 is 2. Okay, तो इधर ही आप वॉल्यूम का बात कर लो। वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r cube, मतलब V2 by V1 is R2 by R1 का क्यूब, R2 by R1 is 2, 2 का क्यूब is 8, तो V2 by V1 मिल गया। अब आप बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दो। अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ इज PV इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक बॉटम पे एक सरफेस पे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब आपको मिल जाएगा P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1 which is 8, मतलब P1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ P2, इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे प्रेशर एट पॉइंट, प्रेशर एट डेप्थ D is P1 प्लस उस पॉइंट के ऊपर वाटर का कॉलम कितना, P1 इक्वल टू वाटर का कॉलम कितना, D रो G। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हो? उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कॉलम कितना, D रो G, प्लस उस लिक्विड के ऊपर क्या, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर P0। ओके, बट एज यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P2 which is given by H रो G। वो दिया है, दिया ही है, तो कुछ नहीं कर सकते, दिया है। सो दिस इज P2। अब इससे क्या हुआ कि P1 इक्वल टू 8 सॉरी D रो G प्लस P2 आ गया, और P1 इज 8 टाइम्स ऑफ P2, D रो G आ गया प्लस P2, मतलब यहां से मिल गया 7P2 इक्वल टू D रो G। So D depth is equal to 7P2 by rho G. P2 according to the given information it is H rho G upon rho G, cancel cancel, 7H. So this is how you can solve this question. Next question, question number 16. A metal wire of density rho floats on water surface हॉरिजॉन्टली। तो आपके पास वाटर सरफेस है, यू हैव अ वाटर सरफेस समथिंग लाइक दिस, ये वाटर का सरफेस है, इस पे एक वायर है which is floating horizontally, this is wire which is floating horizontally. If it is not to sink in water, अगर इसको वाटर में सिंक नहीं होना है, then maximum radius of wire is proportional to, so the idea is if this wire
ये वायर है, मान लो ये वायर है, ये वाटर का सरफेस है, इस वायर को सिंक नहीं होना है तो इसका रेडियस शुड बी प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक नहीं होना मतलब वेट ऑफ द वायर mg should be balanced by force of surface tension, क्योंकि फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अपवर्ड होता है। क्यों अपवर्ड होता है? इमेजिन ये वायर है, वायर वाटर के सरफेस पे है, जहां जहां वायर और वाटर का कांटेक्ट होगा वहां वहां सरफेस टेंशन होगा, और सरफेस टेंशन इज अलोंग द टेंजेंट। तो यू हैव टू इमेजिन ये वायर है मेरे हाथ में, ये पानी के ऊपर है, पानी कांटेक्ट कहां कहां पे होगा? सो यू हैव दिस एज वायर, ये वायर है आपके पास, ये वाटर के सरफेस पे है। वाटर और वायर मतलब सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट कहां कहां पे होगा? यहाँ पे कांटेक्ट होगा और इस साइड पे कांटेक्ट होगा। और सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट, तो सरफेस टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ है, और वेट ऑफ द वायर इज डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द वायर नीचे की तरफ है। तो दिस इज वेट ऑफ द वायर mg and this is force due to surface tension which is upward, correct? Right. तो अगर वायर को सिंक नहीं होना है तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये वेट को बैलेंस करेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। इफ यू डोंट नो दिस देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो वेट इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। So weight is equal to force due to surface tension. What is force due to surface tension? Tension into length by definition. याद है ना, force due to surface tension is tension per unit length. ऐसा ही किया था ना आपने, right? Right. तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है. You have to remember, surface tension is force upon length. न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंशन इनटू लेंथ, तो वो चेक कर लेना एक बार, इक्वल टू mg। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, ऐसा आता है वो। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंशन इनटू लेंथ। आई विल कीप दिस फॉर यू फॉर रेफरेंस। ये आ गया, राइट? तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है रेडियस। अब इस इक्वेशन में रेडियस कहां से लाओगे? व्हाट इज मास? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम मास इनटू डेंसिटी होता है, मतलब डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ कोर्स। तो आपको पता है, यू शुड नो दिस, सिंस मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वायर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A into length L, है ना? तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A into length L, है ना, into rho into G, length cancel। What is area of cross section of wire? Circle, pi r square rho G। तो r square क्या आ गया? T upon pi rho G। तो r क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ T अपॉन पाई रो G, अंडर रूट ऑफ T अपॉन पाई रो G, राइट? तो यहाँ पे लॉजिक बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ बेसिक फिजिक्स पता होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंक नहीं हो रहा है लिक्विड में, आप अभी चेयर पे बैठे होंगे, अपने अपने घर पे चेयर पे बैठे होंगे, व्हाई आर यू नॉट फॉलिंग डाउन? बिकॉज वेट इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, राइट? वैसे यहाँ पे अगर एक वायर है, व्हाई इट इज नॉट सिंकिंग? बिकॉज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंसिंग वेट, मतलब Ft इक्वल टू mg, तो T into L is mg, correct? M is volume into density, that is TL equal to V rho G तक आ गया। V is area into length,
तो सिंप्लीफाई करो, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ आर, एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑलराइट, okay, then we will stop here for today. You have to revise this kind of concepts again.